जल्दी से कमरे में जाकर कबीर को फोन किया कि अभी तो माँ से बात की है, मुझसे भी बात कर लेगा। कबीर ऋषभ को संजीदगी से देख रहा था। ऋषभ शक की नजर से उसे देखते हुए बोला, तू मजाक कर रहा है ना? कबीर अब भी तटस्थ खड़ा रहा। देव उन दोनों को आमने सामने खड़ा छोड़ थोड़ा पीछे हट ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि इस कांडी को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। देखते हैं कांडों की महाभारत में राम जीतता है या रावण। हाँ पता है मुझे कि राम और रावण की महाभारत नहीं रामायण थी और रावण हारा था, लेकिन ये नई महाभारत है और यहाँ कब कौन बाजी मार ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी कबीर का फोन बज उठा। उसने पॉकेट से फोन निकाल तारा की कॉल देखी, लेकिन इस वक्त वह तो कांड करने में बिजी था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकता था। उसने कॉल कट कर दी और वापस ऋषभ की तरफ देखने लगा। तारा यह देख एकदम दंग रह गई। फिर सोचा कि लगता है शायद गलती से कॉल कट गई हो। उसने दोबारा से फोन किया। कबीर दूसरी बार कॉल देखकर सोचने लगा, इस लड़की को भी चैन नहीं है, अभी बात करनी है इसे। उसने कॉल कट कर दी, लेकिन तारा को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से कबीर को फोन किया कि जैसे ही कॉल रिसीव करेगा वो उस पर गुस्सा उतार देगी। जब कबीर ने तारा की लगातार तीसरी बार कॉल देखी और खुद को ऋषभ की शक भरी नजरों से घूरते हुए पाया, तो सोचा कि क्यों ना तारा के जरिए ऋषभ को यकीन दिलाया जाए कि वह सच में नाराज है। उसने तारा की कॉल रिसीव की और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे डांटने लगा। तारा, मैं बार बार कॉल कट कर रहा हूँ ना, तो फिर क्यों बार बार फोन कर रही हो? जब मैं फ्री होऊंगा तो खुद से कर लूंगा कॉल, दोबारा फोन मत करना अब। कहते हुए कबीर ने कॉल कट कर फोन वापस से अपनी पॉकेट में रख लिया। कबीर की तारा के लिए इस बेरुखी से जहां एक और ऋषभ और देव हक्के बक्के रह गए, तो दूसरी तरफ तारा के तो जैसे सिर मुड़ाते ओले पड़े। कहाँ वह खुद कबीर की डांट खा बैठी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भोला कबीर उसे डांट रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने तारा को कभी नहीं डांटा था। ऋषभ को यकीन हो गया था कि कबीर शायद सही कह रहा है। उसने देव की तरफ देखा तो उसने भी नाराज होने का नाटक किया। तारा कमरे में परेशान सी घूमने लगी कि कबीर ने मुझसे ऐसी बात क्यों की। कहीं कोई और तो नहीं आ गई इसकी जिंदगी में जिसने कबीर को मुझसे छीन लिया हो, या कहीं ये लड़का बदल तो नहीं गया? क्या कबीर सचमुच कहीं बिजी है? क्या करूं मैं अब? किससे पूछूं? हाँ, देव से पूछती हूँ। तारा ने जल्दी से देव को कॉल की। देव ने फोन में जब तारा का नाम देखा तो कुछ दूर चला गया और कॉल रिसीव कर धीरे से बोला, बोलो क्या बात है? तारा, ये कबीर कहाँ है? अभी तो फ्री था, फिर 2 मिनट में ही कैसे बिजी हो गया? ऐसा भी क्या कर रहा है ये? देव तारा से कहना चाहता था कि कबीर बिजी है कि इतने में तारा बोल पड़ी, कबीर कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है ना? यह सुन देव के अंदर का कांडी जाग गया। उसने चुपके से पीछे मुड़कर कबीर और ऋषभ का ध्यान उसकी ओर नहीं है देखा तो खुश हो गया। वह तारा को डराते हुए बोला, वैसे तो मैं कबीर का दोस्त हूँ, लेकिन उसके गलत इरादों में साथ नहीं दे सकता। अब तुमसे क्या छुपाना, सच तो ये है कि कबीर को यहाँ एक आर्मी ऑफिसर पसंद आ गई है। दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही घूमते रहते हैं। अभी भी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कुछ दूर खड़े होकर। तारा ये सुनकर घबरा गई। सच? तुम मजाक कर रहे हो ना? देव, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात पर भरोसा नहीं? तारा, नहीं वो बात नहीं है, पर देव, परवर को गोली मारो। अब तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। कबीर को बिल्कुल अपने जैसी ही शांत समझदार लड़की मिल गई है जो कबीर की ही तरह कम बोलती है। जब इतनी अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में आ गई है तो तुम्हारे जैसी आफत को अपनी जिंदगी में वो क्यों रखेगा? तारा नाराज सी बोली, तुम मुझे आफत कह रहे हो? देव, नहीं मैं नहीं, ये तो कबीर ने कहा था। इस बार घर साथ ला रहा है वो उसे। अभी मैं फोन रखता हूँ, वरना उसने देख लिया तो शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है और फिर मुझसे लड़ेगा। देव ने फोन रख दिया और धीमे से हंसने लगा कि पता नहीं बेचारे कबीर का क्या हाल करेगी तारा। यहाँ कबीर अपने साथ हुए कांड से बेखबर हो ऋषभ के साथ कांड करने पर तुला हुआ था। देव गंभीर होने का नाटक कर दोनों दोस्तों के पास जा खड़ा हुआ। तारा अब बच्चों की तरह रोते हुए मौली और साहिबा के पास जा बैठी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा पति धोखेबाज निकला। मौली और साहिबा उसकी नौटंकी को देख हंसने लगी। तारा, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। मौली,
ऐसा भी क्या हुआ है? तारा ने उन्हें सब कह सुनाया तो साहिबा मौली और भी ज्यादा हंसने लगी। मौली, पक्का देव ने तुझे पागल बनाया है। साहिबा, और नहीं तो क्या, कबीर भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। तारा, आपको क्या पता? साहिबा, तुम अपने दिल से पूछो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। हाँ, हमारे कबीर भाई हैं ही इतने अच्छे कि किसी भी लड़की को उनसे प्यार हो जाए, लेकिन कबीर भाई को बस तुमसे ही मोहब्बत है। तारा यह सुन उठकर वहां से जाने लगी कि मौली बोली, कहाँ जा रही है? तारा सुबकते हुए बोली, अपना सामान पैक करने। वह कमरे से बाहर निकल गई। मौली और साहिबा परेशान सी एक दूसरे को देखने लगी कि तभी तारा आंसू पोंछते हुए वापस आ बैठी। अभी नहीं जाऊंगी, उस चुड़ैल को देखकर ही जाऊंगी जिसने मेरे कबीर को मुझसे छीन लिया है। मौली साहिबा ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रही हो कि इस कबीर की दीवानी का कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ हैरान सा कबीर को देख रहा था। उसके चेहरे के उड़े रंग को देख कबीर और देव को बड़ा मजा आ रहा था। कबीर, ऐसे क्या देख रहा है? कुछ गलत नहीं कहा मैंने? जब हम लोगों ने बार बार कहा कि तू और सुनी एक दूसरे को पसंद करते हो, तब तो तूने मना कर दिया। और फिर जब माँ ने तुझे सुनी और निशा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, तो भी तूने निशा को ही चुना और शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब भले ही माँ ने मंजीत की खराब तबीयत की वजह से शादी 1 महीने बाद कर दी है, लेकिन इससे कुछ बदलेगा थोड़े ही। तू कह रहा है कि शादी नहीं कर सकता? कोई मजाक है क्या? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इनविटेशंस जा चुके हैं और सभी को पता चल चुका है कि तेरी निशा से शादी होने वाली है। अब तू अपने फैसले से पीछे हट जाएगा तो क्या जवाब देंगे लोगों को, समाज को, और निशा को क्या कहेंगे हम? तुम्हारी बेवकूफ़ी की सजा हम सभी लोग क्यों भुगते हैं? ऋषभ चौंका। ये क्या हो गया है तुझे? तू कब से समाज की सोचने लगा? हमारे घर में सबसे पहले घर के सदस्यों की खुशी देखी जाती है, फिर आज क्या हुआ? कबीर, क्योंकि इस बार सवाल मेरी माँ का है ऋषभ। लोग तो माँ को ही दोष देंगे ना, और मैं अपनी माँ का सिर शर्म से नहीं झुकने दे सकता। ऋषभ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर मैं निशा से शादी कर लूंगा तो फिर वह और भी ज्यादा गलत होगा, क्योंकि मैं सुनी से प्यार करता हूँ और उसकी जगह कभी किसी और को नहीं दे पाऊंगा। ये तो तू भी जानता है कि मैं उसे वह खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मैंने फैसला किया है कि मैं तेज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर सख्त लहजे में बोला, और मैं अपनी माँ का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकने दूंगा। जिस दिन और जिस लड़की से उन्होंने तेरी शादी तय की है, उस दिन तेरी शादी होकर रहेगी। कबीर सिंह राठौर भी देखता है कि तू शादी कैसे नहीं करेगा। ऋषभ झुंझला उठा। कबीर, तू मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकता है? तू भाई है मेरा, बहुत इज्जत करता हूँ तेरी, लेकिन आज की तेरी बातों से मुझे लग रहा है कि सामने कोई और है। भूल मत, ऋषभ रॉय सिर्फ वही करता है जो वो करना चाहता है। हो क्या गया है तुझे? क्यों किसी अनचाहे रिश्ते में बांधना चाहता है मुझे? ग्रेट लेडी मेरी भी माँ है, मुझे भी है उनकी फिक्र। अभी मैं उनके लिए शादी कर लूं और कल को उन्हें पता चलेगा कि मैं तो किसी और से प्यार करता था, तो क्या बीतेगी उन पर? तब खुश रह पाएंगी वो? कबीर ने देव की तरफ देखा तो वह समझ गया कि कबीर क्या कहना चाहता है। वह दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। तो ठीक है, तुम दोनों को ही माँ की फिक्र है ना, क्यों ना तुम दोनों माँ पर ही ये फैसला छोड़ दो। ऋषभ, ठीक है, मैं माँ को घर जाकर सब बता दूंगा, फिर माँ का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो जिससे भी बोल देंगी मैं उससे ही शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी राधा माँ कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। वह वहां से चला गया। कबीर देव जोर से हंसने लगे। देव, वाह कबीर बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। आज मेरे भोला भंडारी ने धमाल कर दिया है। कबीर, बस बस, गाना अच्छा गाता है इसका मतलब ये नहीं कि शायरी भी अच्छी कर लेगा। इस ऋषभ ने बहुत परेशान किया है सबको, अब इसकी बारी है। इसे भी तो पता चले कि जब खुद पर कांड होता है तो कैसा लगता है। देव खुश होकर बोला, बिल्कुल। कबीर ने शक की निगाहों से देव को देखा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? देव अनजान बनने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ अभी? कुछ भी तो नहीं। कबीर, तो कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? देव मासूम बनकर बोला, बिल्कुल नहीं। कबीर, ठीक है। दोनों दोस्त जय मंजीत के कमरे में गए तो देखा कि जय और मंजीत माही से बात कर रहे थे। कबीर ने उन तीनों को बताया कि वे कैसे ऋषभ के साथ कांड करने वाले हैं, तो तीनों बहुत खुश हुए। देव, जय, तू उसे बताना मत। जय, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देव,
वाह कबीर बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। आज मेरे भोला भंडारी ने धमाल कर दिया। कबीर, बस बस, गाना अच्छा गाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि शायरी भी अच्छी कर लेगा। इस ऋषभ ने बहुत परेशान किया है सबको, अब इसकी बारी है। इसे भी तो पता चले कि जब खुद पर कांड होता है तो कैसा लगता है। देव खुश हो बोला, बिल्कुल। कबीर ने शक की निगाहों से देव को देखा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? देव अनजान बनने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। कबीर, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? देव मासूम बनकर बोला, बिल्कुल नहीं। कबीर, ठीक है। दोनों दोस्त जय मंजीत के कमरे में गए तो देखा कि जय और मंजीत माही से बातें कर रहे थे। कबीर ने उन तीनों को बताया कि वे कैसे ऋषभ के साथ कांड करने वाले हैं, तो तीनों बहुत खुश हुए। देव, जय तू उसे कुछ मत बताना। जय, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जिसने दूसरों को इतना तंग किया है उसका भी थोड़ा तंग होना तो बनता है। कबीर, तो तुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? जय, एकदम सही कर रहे हो आप, आपका हक है ये तो, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। कबीर और देव एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे कि बेचारे जय को नहीं पता कि इस बार उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा।